चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्किटेक्चर वर्सेस डिज़ाइन। तो अभी तक अपन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। आर्किटेक्चर इज़ नॉट डिज़ाइन, ठीक है? डिज़ाइन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एन आर्किटेक्चर। तो अगर मैंने कोई आर्किटेक्चर डिफाइन किया कि ये मॉड्यूल होंगे, ये कंपोनेंट होंगे, ये प्रोग्राम होंगे, तो दैट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली डिज़ाइन। वो सिर्फ़ अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, वो सिर्फ़ अपन ने लेट्स से फ्लोर प्लान बनाया है। अब उसमें टाइलें कौन-सी लगनी है, वो अपन ने नहीं डिफाइन किया, या उसमें कहाँ लाइटिंग होगी, वो अपन ने नहीं डिफाइन किया, या लेट्स से कौन-सा कलर यूज़ करेंगे, वो अपन नहीं डिफाइन कर रहे हैं। या फिर लेट्स से इन जनरल बोल दिया कि 4 कमरे होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, या लेट्स से उनकी साइज़ डिफाइन कर दी, अपन ने डायरेक्शन नहीं डिफाइन की एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारे मिसिंग वेरिएबल्स हमेशा आर्किटेक्चर में होंगे, और वो मिसिंग वेरिएबल्स को जब अपन फिल अप कर देते हैं, उनको डिफाइन कर देते हैं, तो देन दैट बिकम्स आवर डिज़ाइन। तो ये हमेशा डिफरेंस समझ में आना ज़रूरी है। आर्किटेक्चर इज़ नॉट इक्वल्स टू डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एन आर्किटेक्चर। सेम आर्किटेक्चर से अपन कई सारी अलग-अलग डिज़ाइन्स डिफाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ मेरे को लगता है कि अडॉप्ट किया हुआ है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन से, पर ये काफ़ी सक्सेसफुल है। मतलब आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा दैट दिस इज़ डन वेरी ऑफ़न, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल आल्सो फॉर मैनेजिंग बिगर प्रोजेक्ट्स uh, एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज विद इन आवर टीम। ठीक है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन की। तो अभी थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया कि आर्किटेक्चर क्या है, क्यों बनाना है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ठीक है, फिर उसको लिखना कैसे है, उसको बताना कैसे, उसको डिफाइन कैसे करना है। क्योंकि अगेन अगर कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा, और अगर आप उसको रफली डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, फिर वो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए कैसे डिफाइन करें, तो IEEE का एक और स्टैंडर्ड है होपफुली, IEEE स्टैंडर्ड 1471, गिवन इन ईयर 2000। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड को अपन यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड इज़ नेम्ड एज़ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। ठीक है? तो ये ऐसे सिस्टम्स के लिए भी काम लिया जा सकता है जो कि ट्रूली सॉफ्टवेयर बेस्ड ना हो, जो कि दूसरे दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर्स को भी इन्वॉल्व दूसरे तरह के सॉल्यूशंस को भी इन्वॉल्व करते हो। कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन भी उसमें हो सकता है। ठीक है? तो इसमें ये स्टैंडर्ड पूरा अपन स्टडी नहीं कर रहे। ये स्टैंडर्ड मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर ये जस्ट मैंने यहाँ इंक्लूड इसलिए किया है कि आपके मन में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आएगा कि आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जैसे रिक्वायरमेंट का तो अपन ने एसआरएस बना दिया, आर्किटेक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अनफॉर्चुनेटली ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अ, और जनरली जब अपन इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो इन द इनिशियल ईयर्स आपको आर्किटेक्चर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उतना एक्सेस आपके पास नहीं होता है। जो जनरली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो एक अलग पोस्ट होती है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स को ही जनरली वो पोस्ट ऑफर की जाती है। तो उन लोगों का काम होता है आर्किटेक्चर डिफाइन करना, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना एंड सो ऑन। तो वो सीखने के लिए अभी आपके पास कुछ साल हैं। तो मे बी थ्रू दैट फिलॉसफी शायद ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बट जस्ट आपको नाम पता रहे कि कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग आर्किटेक्चर्स। तो जैसे अपन ने IEEE 830 पढ़ा था रिक्वायरमेंट के लिए, उसी तरह ये 1471 है आर्किटेक्चर डिफाइन करने। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की। तो अभी आर्किटेक्चर अपन बनाने जा रहे हैं, आपको पता है कि करना क्या है, बड़े सिस्टम को छोटों में ब्रेक करना है, पर कैसे करोगे? तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का ना ब्रेक करने का तरीका सिमिलर हो। तो जब ऐसे सिमिलर तरीके मिला देते हैं, ये उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं अपन, उनको फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं कि ठीक है, इस तरीके से आप आर्किटेक्चर को ब्रेकअप कर सकते हो, तो देन वी कॉल इट एन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो स्टाइल क्या होती है? स्टाइल डिफाइन कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन। आपको कंपोनेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, डेटाबेस के फॉर्म में, मॉड्यूल्स के फॉर्म में एंड सो ऑन। फिर कनेक्टर्स बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। स्टाइल आल्सो हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कनेक्टर्स। कम्युनिकेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा बिटवीन कंपोनेंट्स, वो आपको स्टाइल से मदद मिल जाती है। आप उससे उसके थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स दैट डिफाइन इंटीग्रेशन। ऐसे कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है स्टाइल, कि कौन-कौन से इंटीग्रेशंस होंगे, या अलग-अलग जो मॉड्यूल हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक है,
पर कम्युनिकेशन के बाद में इंटीग्रेशन लेवल डिटेल्स जो आती है, वो सिर्फ़ कम्युनिकेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन में आपको म्यूचुअल डिपेंडेंसीज़ को कंसीडर करना पड़ता है। अगर कोई डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आपको कंटेनराइज़ेशन करना पड़ सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने में हेल्प आउट करती है। और फाइनली सिमेंटिक मॉडल्स डिफाइन करने में हेल्प करती है। सिमेंटिक मॉडल्स क्या होता है? उनके पीछे का मीनिंग, कि लेट्स से वो मॉड्यूल क्यों बना है, या वो मॉड्यूल इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे का जो मीनिंग है, वो डिफाइन करने के लिए काम करता है। स्टाइल बेसिकली क्या है? इट इज़ लाइक लेट्स से भागना सबको आता है। सबको पता है कि यहाँ से जहाँ वहाँ तक जाना है, तो मेरे को स्टेप्स रखने हैं। बट स्टाइल विल हेल्प यू इन डिफाइनिंग कि लेट्स से आपके 2 स्टेप्स के बीच में कितने सेंटीमीटर गैप होना चाहिए, कितने इंच का गैप होना चाहिए। जब आप भाग रहे हैं, तो आपको अपना बॉडी वेट आगे की तरफ रखना चाहिए, पीछे की तरफ रखना चाहिए। या लेट्स से आपको जो फ़ोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो, वो आपको अपने पंजों से करना है, या लेट्स से आपके बैक से करना है, या थाइज़ से करना है एंड सो ऑन। तो स्टाइल इज़ बेसिकली आपको पता है कि आर्किटेक्चर डिफाइन कैसे करना है, कि हमारे को बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना है। बट स्टाइल विल हेल्प यू आइडेंटिफाई दीज़ लिटिल डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो जैसे अपन किसी क्रिकेटर की स्टाइल की बात करते हैं, उसी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी स्टाइल हो सकती है, कि वो उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को कैसे ब्रेक करता है। और जब कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टाइल को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरों से सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो उसको अपन एक नाम दे देते हैं, कि ठीक है, अगर आप इस तरह से सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो, तो वी विल कॉल इट, लेट्स से, कि आपकी ये पर्टिकुलर स्टाइल है। और हो सकता है किसी और प्रोग्रामर की, किसी और आर्किटेक्ट की कोई और स्टाइल हो, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट स्टाइल इज़। तो कुछ स्टाइल अपन स्टडी करेंगे, कुछ स्टाइल्स अपन स्टडी करेंगे। पहला है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। तो ये पीछे नीचे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो पहला है डेटा सेंटर आर्किटेक्चर। तो इसमें अपन जो सिस्टम होता है, उसको ब्रेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर। लेट्स से एक कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोवाइडर सर्विस है आपकी, और उसके बेसिस पे उसके अराउंड आपका पूरा सिस्टम जो है, वो डिफाइंड है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम में, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, इस डेटा पे बेस्ड है। ठीक है? ये यहाँ से कुछ डेटा लेते होंगे, उन पे कुछ प्रोसेसिंग करते होंगे, फिर वापस रिजल्ट स्टोर करते होंगे। इसी तरह अगर 1 या 2 कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो भी थ्रू द सेंट्रलाइज्ड सर्विस, इस सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर के थ्रू कम्युनिकेट करते होंगे। लेट्स से इसने कुछ प्रोसेसिंग की, अपना रिजल्ट यहाँ स्टोर कर दिया, और फिर 3 वाले ने वहाँ से डेटा रीड किया, और उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया एंड सो ऑन। ठीक है? तो इस तरह का जो स्टाइल होती है, अगर इस तरह से अपन आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो वी कॉल दैट डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। फिर सेकंड होता है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। ठीक है? इसमें अपन सिस्टम को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लेट्स से अपना सिस्टम जो है, वो बहुत सारे पाइप्स और फिल्टर्स से बना हुआ है। यानी कि जैसे पानी फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डेटा यहाँ से, अपना जो इनपुट है, वो यहाँ से आना शुरू हुआ। ये पहले फ़िल्टर में गया, इस फ़िल्टर के अंदर उस पर्टिकुलर पानी पे, या जो डेटा है, उस पे कुछ-कुछ ऑपरेशंस होंगे। फिर ये नेक्स्ट फ़िल्टर के पास जाएगा, फिर फर्दर ब्रांचेज़ हो सकती है। बेस्ड ऑन इस फ़िल्टर में क्या हुआ, उसके बेसिस पे अपन ब्रांच करके फिर फर्दर फ़िल्टर्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। और ये जो अपना पाथ ऑफ फ्लो है, वी कॉल देम पाइप्स, ठीक है? तो पाइप फ़िल्टर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं इसको, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसमें अपन सिस्टम को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, कि अपने जो सब मॉड्यूल्स हैं, दे आर ऑर्गनाइज़्ड इन फॉर्म ऑफ पाइप्स एंड फ़िल्टर्स, और जो डेटा है, वो एक तरफ से एंटर करता है, और दूसरी तरफ से बाहर आता है। ठीक है? तो अगर इस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो दैट इज़ डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। फिर तीसरा आ जाता है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ये जनरली आप लोगों ने ये सीखा है, ये सबसे ज़्यादा आप लोग इसी आर्किटेक्चर को काम लेते हैं। अपन जैसे आप लोग जब सी में प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मेरे को मेन में क्या करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद में कौन-कौन से फंक्शंस बनाने हैं, फिर उन फंक्शंस के आप पैरामीटर्स को सोचते हो कि वो क्या पैरामीटर लेगा और क्या आउटपुट देगा। फिर जब सारे फंक्शंस बन जाते हैं, तो फिर आप मेन फंक्शन लिखना शुरू करते हो, कि ठीक है, अभी क्या होगा कि ये मेरे को डेटा यहाँ से लेना है। लेट्स से यूज़र से ये डेटा इनपुट कराया, फिर वो उस फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन का जो रिज़ल्ट आया उसको प्रिंट किया, या लेट्स से फिर उस पे कुछ ऑपरेशन करके फिर दूसरे फंक्शन को पास किया, फिर वहाँ से कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर रिज़ल्ट वापस आएगा। So this is what we call कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ज़्यादातर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अपन इस तरह के आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं, इस तरह के आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो क्या हो रहा है, एक मेन प्रोग्राम है जो अपना एंट्री पॉइंट है,
ठीक है? वहाँ से अपना एप्लीकेशन, अपना सॉफ्टवेयर शुरू होता है और फिर क्या करता है वो फर्दर अलग-अलग कंट्रोल ब्रांचेज़ को डेटा पास ऑन करता है, ये कंट्रोल पास ऑन करता है और वो फर्दर वहाँ से अलग-अलग एप्लीकेशन मॉड्यूल्स को कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में रिटर्न हो के फाइनली जो सॉफ्टवेयर है हमेशा जब स्टेबल स्टेट में होगा तो कहाँ पहुँचेगा? अपने मेन प्रोग्राम पे। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी आप लोगों ने मतलब काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, पर मेरा फिर भी कहना है कि अभी भी मैक्सिमम आप में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की असली पावर को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एनालिसिस और डिज़ाइन स्किल्स को ज़्यादा नहीं समझते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हैं अपन क्लासेस डिफाइन करते हैं और उन क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में रिलेशनशिप्स वो सारे डिफाइन करते हैं और पूरा जो सिस्टम होता है वो क्लासेस के फॉर्म में डिफाइंड होता है, कौन-कौन सी क्लासेस होगी एंड सो ऑन। तो अपने जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, जब हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर रहे थे, तब हमने देखा था कि क्लासेस कौन-कौन सी हो सकती है, कितने तरह की हो सकती है। तो जनरली जो एंटिटी बेस्ड क्लासेस हैं, जो अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं या जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं अपने सिस्टम के, उन सब के लिए क्लासेस बनाती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्लासेस भी होती हैं, है ना? अपन ने देखा था कि इवेंट हैंडलर हो सकते हैं, अपन ने देखा था कि लेट्स से डेटा स्टोर हो सकता है, डेटा मैनेजर हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो काफ़ी सारी दूसरे तरह की क्लासेस भी होती है और अपन जब क्लासेस के फॉर्म में अपने पूरे सिस्टम को मॉड्यूल करते हैं, मॉडल करते हैं और उनके बीच में इंटरैक्शन, रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं, तो देन वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है? और फाइनली फिफ्थ आ जाता है अपना लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या करते हैं अपन अपने पूरे सॉफ्टवेयर को लेयर्स के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कोर लेयर होगी, उस कोर लेयर में आपकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़, बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं कोर में। फिर उसके बाद में आपने कुछ आपकी एक एप्लीकेशन लेयर है, इसमें आपने लेट्स से कुछ कमांड्स या कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं या कुछ पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफ़ेस लेयर आ जाती है। अगर यूज़र इंटरफ़ेस भी है, तो वो यूज़र इंटरफ़ेस किसी भी तरह का हो सकता है, वो जीयूआई हो सकता है, कमांड लाइन बेस्ड हो सकता है, वॉइस बेस्ड हो सकता है, मल्टीमीडिया बेस्ड हो सकता है बेसिकली। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इस एप्लीकेशन को आप एक एपीआई लेयर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि कोई यूज़र इन्वॉल्वड नहीं है, कोई ह्यूमन यूज़र इन्वॉल्वड नहीं है, पर कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप उस पर्टिकुलर कोर सर्विसेज़ को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की सर्विसेज़ को यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है? तो दिस वी कॉल लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो ये देख के आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि अपन कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को फ़ॉलो करते हुए पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन जनरली नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अपने आर्किटेक्चर के अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग डिटेल्ड लेवल पे हो सकता है कि अलग-अलग तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो अभी अपन ईआरपी की बात कर रहे थे, तो क्या होगा, ईआरपी में जब आप ओरिजिनली एंटरप्राइज़ लेवल पे प्लानिंग करोगे, तो हो सकता है कि दैट शुड बी डन यूजिंग डेटा सेंटर्ड अप्रोच, कि बीच में मेन अपन ने डेटा स्टोर बना दिया और फिर सारे डिपार्टमेंट बना दिए कि हेड ऑफिस होगा, फैकल्टीज़ होगी एंड सो ऑन। ठीक है? फिर जब अपन थोड़ा-सा जैसे ही डिपार्टमेंट लेवल पे जाएँगे, तो हो सकता है कि फिर अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करना पड़े। फिर उसमें अपन सारे टीचर्स, स्टूडेंट इन सबका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है? उसके अलावा लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसको अपन ब्रेक करना चाहें कि सिंपल डेटाबेस यूज़ करने वाली सर्विसेज़ और लेट्स से जो कम्युनिकेशन सर्विसेज़ है, एसएमएस जाना है एंड सो ऑन। तो इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ों का अपन ने एक कोर लेयर बना दिया और कोर लेयर को डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग टीम को दे दी। फिर उसके ऊपर अपन ने एप्लीकेशन लेयर एक बना रखी है, तो जो भी कोर की सर्विसेज को यूज़ करेगा वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन लेयर में आ जाएगा और वो फिर फर्दर अपने यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि अपने को अलग-अलग लेवल पे विद इन आवर आर्किटेक्चर अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग स्टाइल काम लेनी पड़े। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल से किया है, आपने अपने टॉप लेवल पे कोई एक स्टाइल यूज़ कर ली, तो आपको फिर फर्दर डाउन लेवल्स पे भी वही स्टाइल यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है स्टाइल क्या है? स्टाइल से आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाता है कि हमारे को सिस्टम को ब्रेक करना कैसे है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम को किस तरह से ब्रेक करें कि अपने को और फर्दर उसके सब प्रोग्राम्स या सब कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले। तो दैट इज़ व्हाई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की। अब स्टाइल और पैटर्न में बहुत छोटा-सा डिफरेंस है और बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना।
स्टाइल अपने को बताता है कि बड़े सिस्टम को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है? उसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, जो भी अलग-अलग लोगों ने जैसे-जैसे बनाई है, जैसे-जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो अपन ने कुछ स्टाइल्स बना ली। सिमिलरली पैटर्न्स भी प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज है। लोगों ने जो एक्सपीरियंस से जो नॉलेज इकट्ठा किया है, पैटर्न्स भी वहीं से निकल के आते हैं, पर पैटर्न कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है? वो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के काम नहीं आ रहे। वो ये नहीं बता रहे कि आपको सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है या कौन से मॉड्यूल होंगे या मॉड्यूल को आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे, ये नहीं। वो आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है कि लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं लेट्स से एक गेम बना रहा हूँ, ठीक है? उस गेम में क्या है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स चल सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स तैर सकते हैं। ठीक है? पर मेरे को अभी नहीं पता है एंड राइट नाउ आई डोंट नो कि मतलब कौन उड़ सकते होंगे, कौन तैर सकते होंगे। तो बेसिकली मैं किस क्लास के अंदर फ्लाई मेथड बनाऊँ, किस क्लास के अंदर स्विम मेथड बनाऊँ और किस किस क्लास के अंदर रन मेथड बनाऊँ, मुझे नहीं पता। ठीक है? तो उस केस में अपन एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं कि आप एक काम करें, आप कुछ इंटरफ़ेस बना दें। फ्लाएबल इंटरफ़ेस बना दिया आपने, आपने स्विमेबल इंटरफ़ेस बना दिया या लेट्स से स्विमिंग इंटरफ़ेस बना दिया और आपने एक रनिंग इंटरफ़ेस बना दिया। तो अब जो क्लास फ्लाएबल को इम्प्लीमेंट करेगी, वो ऑब्जेक्ट्स फ्लाई कर सकेंगे विदिन सिस्टम। जो क्लास लेट्स से स्विमिंग को इम्प्लीमेंट करेगी, वो स्विम कर सकते होंगे एंड सो ऑन। तो अपन ने ये छोटा-सा इसका एक सॉल्यूशन निकाल के लाए। तो इसी तरह के जब आप देखोगे बहुत सारे सिस्टम स्टडी करोगे तो क्या होगा, सिमिलर प्रॉब्लम के लोग सिमिलर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो जब आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो कि ठीक है, इस तरह से लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उनको नाम दे देते हो, तो देन वी कॉल देम आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस स्टाइल और पैटर्न में है, ये दोनों ही एक्जिस्टिंग नॉलेज है, एक्सपीरियंस से लोगों ने बनाई है और अपन उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करके नाम देते हैं। बस डिफरेंस क्या है, स्टाइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है कि अपने सॉफ्टवेयर के छोटे-छोटे टुकड़े क्या होंगे, जबकि पैटर्न कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आ रही है आपके आर्किटेक्चर को डिफाइन करने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, वो आर्किटेक्चरल पैटर्न है। ठीक है? ये डिफरेंस क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टाइल और पैटर्न के बीच में क्योंकि दोनों बहुत ही सिमिलर नेम्स हैं। इन जनरल टर्म्स। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनिशन देखते हैं। तो पैटर्न इज़ द मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन that allows the software engineering community to capture design knowledge in a way that enables it to be reused। ठीक है? प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को इस तरह से डिफाइन करना है कि अपन उसको रीयूज़ कर पाएँ। ठीक है? तो दैट इज़ पैटर्न, दैट इज़ आर्किटेक्चरल पैटर्न। दूसरी डेफिनेशन देखें कि ईच पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम दैट occurs over and over again in our environment and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice। ठीक है, तो बेसिकली अगेन कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उन सॉल्यूशन को इस तरह से डॉक्यूमेंट करते रहो, इस तरह से डिफाइन करते रहो कि आप उसको बार बार यूज कर सको। ठीक है, तो दैट इज आर्किटेक्चरल पैटर्न। ठीक है, आर्किटेक्चरल पैटर्न की जब बात करते हैं तो हमने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है दैट इट इज़ ऑलवेज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पैटर्न। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई पैटर्न नहीं हो सकता, बिकॉज़ पैटर्न इज़ अ सॉल्यूशन। तो आपको हमेशा प्रॉब्लम भी याद रखनी पड़ेगी जब आप कोई पैटर्न याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अ पैटर्न इज़ ऑलवेज़ प्रूवन टू बी यूज़फुल इन फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इट इज़ ऑलवेज़ एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से लोग काम ले रहे हैं, काफ़ी सीनियर लोग काम ले रहे हैं। काफ़ी सारी टीम्स ने एंडोर्स किया है कि ये पैटर्न इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़फुल है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है पैटर्न्स आर नॉन ट्रिवियल। ठीक है, ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आते हैं जिनका सॉल्यूशन वेल नोन नहीं हो, ऑब्वियस नहीं हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है लेट्स से कि डिवाइड बाय ज़ीरो प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके लिए अपन पैटर्न डिफाइन नहीं करेंगे कि डिवाइड बाय ज़ीरो को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी होती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। पर नॉन ट्रिवियल जैसे ये अपन ने अभी केस देखा था कि लेट्स से अब इस पर्टिकुलर केस में क्या करें? अब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे को नहीं पता कौन-सी क्लास में कौन-सा मेथड जाएगा। तो अपन ने क्या करा, अलग से इंटरफेसेस बना दिए जो कि उसकी बिहेवियर को मॉडल कर रहे थे। तो ये एक नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम है। तो पैटर्न्स हमेशा तब अपन डिफाइन करेंगे जब प्रॉब्लम क्या हो, नॉन ट्रिवियल हो, नॉन ऑब्वियस हो।
ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाता है पैटर्न शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली। वो इस तरह से डिफाइंड होने चाहिए कि लोगों को ईज़िली याद हो, ईज़िली समझ में आए और ईज़िली अपन उनको यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ फिर पैटर्न को डिफाइन करने का कोई यूज़ ही नहीं है। कोई पैटर्न क्यों डिफाइन करेगा? और फाइनली पैटर्न्स टेंड टू डिफाइन और टेंड टू प्रोवाइड डीपर स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स विद इन आवर सिस्टम। ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऊपरा-ऊपरी बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या है, कैसे करना है। दे विल ऑलवेज प्रोवाइड डीपर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जिससे कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड स्टाइल कि स्टाइल अपने को सिर्फ प्रॉब्लम को ब्रेक करने में हेल्प करती है और पैटर्न अपने को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बताती है और उसको साथ का साथ सॉल्व भी करती है। ठीक है? तो अब जब पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न्स में 2 तरह के पैटर्न्स जनरली हो सकते हैं। पहला है नॉन जनरेटिव, दूसरा है जनरेटिव। अब क्या है नॉन जनरेटिव और जनरेटिव क्या है? नॉन जनरेटिव पैटर्न्स वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, पर आप उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको कोई एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँ कि लेट्स से जैसे अभी डिवाइड बाय ज़ीरो का अपन ने एग्ज़ाम्पल देखा दैट इज़ वेरी ट्रिवियल मतलब पर फिर भी वो एक फिट बैठता है कि अगर डिवाइड बाय ज़ीरो प्रॉब्लम आ रही है तो अपने को पता है कि अपने को एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है। तो देन इफ वी डिफाइन अ पैटर्न फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइड बाय ज़ीरो प्रॉब्लम्स देन दैट इज़ अ जनरेटिव पैटर्न क्योंकि वो साथ का साथ ये भी डिफाइन करता है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर इसके अगेंस्ट लेट्स से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई रन टाइम एक्सेप्शन है, लेट्स से अपन सी के प्रोग्राम चलाते हैं, कभी-कभी एरर आ जाती है मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड कि दिस मेमोरी एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल या मेमोरी करप्टेड या एंड सो ऑन। तब उन्होंने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी, आपको एक एरर कोड दे दिया कि ठीक है, ये एरर कोड यूज़ करो, आपको इससे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं बताया। तो सच पैटर्न्स आर कॉल्ड नॉन जनरेटिव पैटर्न्स। ठीक है? तो ये छोटा-सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। जनरली नॉन जनरेटिव पैटर्न्स को अपन वैलिडेट नहीं करते। दीज़ आर नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली, दीज़ आर नॉट टू बी रेफर्ड। ये सिर्फ डेफिनिशन देने के लिए है कि हाँ, ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में काम आए, जो सॉल्यूशन ना दे। पर इस तरह के पैटर्न्स जनरली अपन दे आर नॉट वेल डिफाइंड, दे आर नॉट जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है? ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं अपन, वो जनरेटिव पैटर्न्स ही होते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की बात करें, सबसे पहला पैटर्न्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफाइनिंग आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। ठीक है? आर्किटेक्चरल पैटर्न सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना है, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करोगे, वो आर्किटेक्चरल पैटर्न होगा। फिर उसके बाद में डेटा पैटर्न्स कि जो डेटा आप के सॉफ्टवेयर में बेसिकली जिस डेटा पे प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा को इनपुट कैसे लोगे, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डेटा का आउटपुट कैसे होगा या फिर डेटा की प्रोसेसिंग में क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। अपन बाद में इनके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे कि अलग-अलग डेटा पैटर्न्स और क्या हैं, किस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं। पर मेनली जो डेटा से रिलेटेड है, डेटा के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वो डेटा पैटर्न्स कहलाते हैं। थर्ड आ जाता है कंपोनेंट पैटर्न। ये डिटेल्ड पैटर्न्स होते हैं जो कंपोनेंट लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी आर्किटेक्चर में अपन ने ब्रेक कर लिया उसको, सब सिस्टम में, मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल में, कंपोनेंट लेवल तक आ गए। और कंपोनेंट लेवल का मतलब जनरली अपन जब कंपोनेंट लेवल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट लेट्स से टू अ सर्टेन एक्सटेंट की इम्प्लीमेंटेशन लेवल प्रॉब्लम्स। तो इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम जो प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न काम आते हैं वी कॉल देम जनरली कंपोनेंट पैटर्न्स। और फोर्थ आ जाता है इंटरफेस पैटर्न्स। दीज इंटरफेस पैटर्न्स मेनली टॉक अबाउट यूआई और द यूजर इंटरफेस ऑफ आवर सिस्टम। तो अगेन यूआई को लेके भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको पहले से प्री डिफाइंड हैं, आप जनरली यूज़ करते हो, आपको पता है कि कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो विंडोड एप्लीकेशन होगी, हो सकता है आप उसमें एक मेन्यू बनाओ, उसमें आप एक टूल बार बनाओ, तो ये सब क्या है पैटर्न्स हैं, टूल बार एक पैटर्न हो गया, कि आपको जो फ्रीक्वेंटली काम आने वाले ऑपरेशंस हैं, उनके आप आइकन्स किसी एक स्ट्रिप पे डिफाइन कर दो, उस पे डायरेक्टली प्लेस कर दो ताकि सीधा क्लिक करके काम लिया जा सके, तो वो एक पैटर्न हो गया। ठीक है? तो इस तरह के काफ़ी सारे यूज़र इंटरफेस रिलेटेड पैटर्न्स भी हो सकते हैं। फर्दर अपन इन पैटर्न्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। वी कॉल देम क्रिएशनल पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में काम आते हैं।
दूसरा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, ऐसे जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने में काम आते हैं कि वो सारे जो अपन ने छोटे-छोटे चीज़ें क्रिएट की है, मॉड्यूल कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए किस तरह से हैं, उनके बीच में किस तरह की हियरार्की है, किस तरह का जनरलाइज़ेशन है, किस तरह का एग्रीगेशन है। वो सब अपन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स डिफाइन कर देते हैं। और फाइनली थर्ड आते हैं अपने बिहेवियरल पैटर्न, जो कि ये बताते हैं कि अपने सिस्टम के ये जो छोटे-छोटे पार्ट आइडेंटिफाई किए हैं, ये किस सिचुएशन में, किस इवेंट के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है? तो अगेन पैटर्न्स को भी अपन इन 3 मेजरली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने बुक से एज़ इट इज़ लिया हुआ है। ठीक है? इसमें जनरली जो इंडस्ट्री में पैटर्न्स काम आते हैं, उनको सबको लिस्ट आउट किया हुआ है और उनके एक बेसिक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन सबके साथ दिया हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली अगेन ये पूरे सारे पैटर्न्स की स्टडी अपने सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। पर फिर भी मतलब मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट हर टाइप के पैटर्न्स में से 2-3 के बारे में पता होना चाहिए। मैं वो टिक आउट कर दूँगा कि किनको आपको डिटेल में स्टडी करना है। बाकी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? तो क्रिएशनल पैटर्न्स की जब बात करते हैं, तो क्रिएशनल पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में काम आता है दैट इज़ फैक्ट्री पैटर्न। तो ये जनरली तब काम लेते हैं जब अपन को किसी क्लास का जो इंस्टेंटिएशन है या किसी क्लास की जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, उस पे कंट्रोल चाहिए हो। कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी जाके किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे। अगर अपन चाहते हैं कि ऐसा ना हो अपने सिस्टम में, तो देन वी यूज़ फैक्ट्री पैटर्न, जिसमें अपन चाहते हैं कि हमेशा क्या हो, किसी एक फैक्ट्री क्लास अपन बना देते हैं, फैक्ट्री नाम से कुछ क्लासेस बना देते हैं और किसी भी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अपन उसकी फैक्ट्री के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल्स आप खुद स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ़ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये पैटर्न्स क्या है, किस केस में काम आते हैं एंड सो ऑन। ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको बिल्डर पैटर्न स्टडी करना है। ठीक है? बिल्डर पैटर्न क्या कहता है दैट टू सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है? तो बिल्डर पैटर्न को काफ़ी कुछ ऐसे समझो कि फैक्ट्री से क्या कर रहे हैं, अपन ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं विदाउट यूजिंग द ओरिजिनल क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट बिल्डर पैटर्न में अपन उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग तरह से बनाने के लिए अलाउ करते हैं। यानी फैक्ट्री में तो क्या है कि हमेशा उसी तरह का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। बिल्डर में अपन साथ में कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं और उन पैरामीटर्स के बेस पे डिसाइड होता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आउटपुट आने वाला है। ठीक है? तो दिस इज़ बिल्डर पैटर्न, अगेन एग्ज़ाम्पल्स आप खुद स्टडी करोगे। उसके अलावा काम आता है सबसे ज़्यादा सिंगलटन पैटर्न। ये उस केस में काम आता है जब किसी पर्टिकुलर क्लास के आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं। तो रिस्ट्रिक्ट्स इंस्टेंटिएशन ऑफ अ क्लास। आप चाहते हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जो उस पर्टिकुलर क्लास के उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के शुरुआत से लेके खत्म होने तक उस पर्टिकुलर क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो जनरली अपन क्या करते हैं जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ अपने साथ आता है ऐसा कोई सिनेरियो पैदा होता है, तो अपन क्या करते हैं स्टैटिक फंक्शंस डालना शुरू कर देते हैं। अपन क्लासेस के अंदर स्टैटिक फंक्शन बना देते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स बना देते हैं और उन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और फंक्शन को पूरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। या फिर जो डॉट नेट से आ रहे हैं, वीबी डॉट नेट से आ रहे हैं लेट्स से, वो इसको मॉड्यूल से पहचानते होंगे। अपन क्या करते हैं कहीं-कहीं पे मॉड्यूल्स डिफाइन कर देते हैं। उन मॉड्यूल्स के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शंस लिख के आ जाते हैं और अपने को पता है कि मॉड्यूल्स जो होते हैं वो जैसे ही डॉट नेट एप्लीकेशन शुरू होती है स्टार्टिंग में मॉड्यूल सारे इनिशियलाइज़ हो जाते हैं, तो उसमें जो फंक्शन बना है वो अपन पूरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। पर उसके क्या फ्लॉज़ हैं, उन फ्लॉज़ को ओवरकम करने के लिए अपन सिंगलटन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो अगेन आप एग्ज़ाम्पल देखोगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि सिंगलटन पैटर्न की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको और समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है? फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न की, तो इसमें एडाप्टर पैटर्न आप लोग बहुत बार आप काम ले चुके हैं। एडाप्टर्स आपने यूज़ किए होंगे जावा में। जब आप एडब्ल्यूटी या स्विंग से जीयूआईज़ डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप कई तरह के एडाप्टर्स डिफाइन करते हैं। जैसे माउस एडाप्टर आपने देखा होगा, विंडो एडाप्टर देखा होगा। So basically, these type of patterns adapts one interface for a class into one that a client expects. यानी किसी पर्टिकुलर टाइप के क्लास में आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का इंटरेक्शन, कोई पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनलिटी ऐड ऑन करनी है, ठीक है? तो देन वी कॉल इट एन एडेप्टर पैटर्न। तो अगर आप ऐसी कोई फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं कि लेट्स से कोई भी क्लास है, नाउ इफ इट एक्सटेंड्स माउस एडेप्टर, तो देन इट विल एक्ट एज एन हैंडलर फॉर माउस इवेंट्स।
ठीक है? तो एक कुछ फंक्शनैलिटी अपन एडॉप्ट कर रहे हैं, तो देन वी कॉल इट एन एडेप्टर पैटर्न। आप उस क्लास को एडेप्टर पैटर्न के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है ब्रिज पैटर्न। ब्रिज पैटर्न इज़ डिफाइंड एज़ decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently। इसमें अपन क्या करते हैं, एक क्लास की 2 फंक्शनैलिटीज़ के बीच में एक ब्रिज सा डिफाइन करते हैं। बेसिकली वो ब्रिज खुद एक तीसरी क्लास होती है। पर अगर आपको उन दोनों क्लासेस की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, तो आप उस ब्रिज क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और वो ब्रिज क्लास का ऑब्जेक्ट आपको दोनों की फंक्शनैलिटी या दोनों के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल या इसका एग्ज़ाम्पल भी मैं नहीं बता रहा, आप इसका एग्ज़ाम्पल खुद स्टडी करोगे। बेसिकली यूज़ केस ऐसा समझ लो कि 2 क्लासेस हैं, दोनों के बीच की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। अपने को ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसमें उन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स काम आने। ठीक है? तो अपन ने तीसरी क्लास बना दी, उसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए। तो उस केस में अपन उसको ब्रिज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है? फिर आ जाता है कंपोज़िट पैटर्न। ये जनरली हायरार्की डिफाइन करने में काम आता है। जनरली आप इनहेरिटेंस आपने पढ़ी हुई है, तो उसी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है कंपोज़िट पैटर्न दैट इज़ टू डिफाइन अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम इंटरफ़ेस। तो हायरार्की डिफाइन करने में काम आता है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अपन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसलिए इस नाम से ये फेमस नहीं है। ये इस नाम से जनरली फेमस नहीं हो पाता कंपोज़िट पैटर्न। ठीक है? इसके अलावा कंटेनर पैटर्न आपको पता है कि अगर आपको अगेन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू हायरार्की, बस इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो फंक्शनैलिटीज़ कंट्रोल की जाती है कंटेनर से। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अपन जीयूआई बनाते हैं, अगेन आपने जावा में यूज़ किए हुए कंटेनर पैटर्न। जीयूआई बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपन लेट्स से सबसे पहले एक फ्रेम बनाते हैं, वो फ्रेम एक कंटेनर हो जाता है, उसके अंदर फिर अपन काफ़ी सारे पैनल्स बना सकते हैं। फिर पैनल के अंदर अपन फर्दर चाहें तो डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऐड कर दें, स्विंग कंपोनेंट्स ऐड कर दें। या फिर अपन फिर स्विंग कंटेनर्स बना सकते हैं। लेट्स से पैनल के अंदर फिर पैनल आ सकता है या पैनल के अंदर टैब्ड कंटेनर आ सकता है, पैनल के अंदर स्क्रॉलेबल कंटेनर आ सकता है एंड सो ऑन, देयर आर मेनी थिंग्स। तो अपन इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का करना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो, एक हायरार्की एस्टेब्लिश हो और उस हायरार्की को अपन एक साथ उस हायरार्की पे फंक्शंस कॉल कर सकें। यानी लेट्स से जैसे अगर मैंने पेरेंट कंटेनर को हाइड कर दिया, तो उसी के साथ सारे उसके अंदर जो कंटेन्ड जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं, वो सब भी हाइड हो जाएँगे। जब भी अपने को इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, जिसके के अंदर की कुछ कंटेनराइज़ेशन से रिलेटेड रिलेशनशिप हो, तो देन वी कॉल इट अ कंटेनर पैटर्न। ठीक है? फिर उसके बाद आता है प्रॉक्सी पैटर्न। ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, पर काफ़ी सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ हैं जो प्रॉक्सी पैटर्न को यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं इसका आपको देना चाहता हूँ कि लेट्स से मेरी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, मेरी पर्टिकुलर क्लास में जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके लिए मैंने अलग-अलग इंटरफ़ेसेस बना रखे हैं। तो वर्ज़निंग की बात करते हैं। लेट्स से जब मैंने पहला वर्ज़न बनाया था सॉफ्टवेयर का, तो मैंने एक इंटरफ़ेस बनाया था। उसमें कुछ पर्टिकुलर 3 या 4 फंक्शंस थे। फिर सेकंड वर्ज़न आया, तो अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ताकि सेम एपीआई अभी भी पुराने सिस्टम के लिए भी काम करे और इसमें सिर्फ़ फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करनी है। तो मैंने क्या किया, एक नया इंटरफ़ेस बना दिया, ठीक है? और उस इंटरफ़ेस में 2 फंक्शन और ऐड कर दिए, ठीक है? सिमिलरली फिर नेक्स्ट वर्ज़न 3 आया, तो फिर मैंने लेट्स से कुछ भी नाम दे देते हैं, इंटरफ़ेस 1 फिर इंटरफ़ेस 2 फिर अभी इंटरफ़ेस 3 बनाया, इसमें 2 फंक्शन और ऐड कर दिए। अब जो क्लास उस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसको वो 2 फंक्शन और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको किसी भी इंटरफ़ेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो वैसे तो किसी इंटरफ़ेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, आपको पता है किसी इंटरफ़ेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। पर अ, आपको कोई ना कोई एक क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ेगी एक अपनी एपीआई में जो इन सारे इंटरफ़ेसेस को इम्प्लीमेंट करती हो, राइट? तो वो करना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल है क्योंकि जब पहली बार वो क्लास पहले वर्ज़न में थी, तब उसने बाकी दोनों इंटरफ़ेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है? सिमिलरली जब आपने सेकंड बार बनाया, तो अब आप अगर उस क्लास को उन दोनों इंटरफ़ेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलोगे, तो वो क्लास फिर से एग्ज़िस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर से थर्ड वाले को भूल जाएगी क्योंकि थर्ड वाला अभी तक एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो इस केस में क्या करते हैं, अपन प्रॉक्सी क्लासेस बनाते जाते हैं। जो क्लासेस बेसिकली पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, पर अब एग्ज़िस्ट करती है और उन क्लासेस का और कोई काम नहीं, सिर्फ़ ऑब्जेक्ट्स बनाना काम है। ताकि आप उन फर्दर इंटरफ़ेसेस जो नए इंटरफ़ेसेस ऐड हुए हैं, उनको यूज़ कर सको। ठीक है, अभी इसका मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, पर आप लोग गूगल पे ढूँढोगे तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेरे को अभी उसका एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल बनाना नहीं आ रहा कि मैं कैसे एग्ज़ाम्पल बना के आपको बताऊँ, पर आप इसका एग्ज़ाम्पल गूगल पे सर्च करोगे,
तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट जनरली ये प्रॉब्लम आती बहुत कम है। रेयर केसेस में आती है, जनरली वर्ज़निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, जब वर्ज़न्स नए-नए बनते जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है? और पाइप्स एंड फिल्टर्स कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट आप दूसरे को पास कर रहे हैं। तो आप वैसे भी यूज़ करते हैं, बस इसका अपन इस नाम से नहीं जानते। ठीक है? तो इट इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि कुछ नया है, पर आप लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते हो, तो मैं इसका अलग से स्टडी करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो मैंने टिक मार्क किए हैं, ये आपको अलग से स्टडी करने हैं। इनके एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको स्टडी करना है गूगल पे सर्च करके। ये बहुत अच्छा है, अगर आप ये पैटर्न्स एक बार स्टडी करोगे और समझ पाए कि किस प्रॉब्लम के केस में अपन कैसे पैटर्न करते हैं, तो दैट इज़ स्टैंडर्डाइज़्ड वे ऑफ राइटिंग कोड। कि इंडस्ट्री में किस तरह से लोग कोड को लिखते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह का कोड लिखा जाता है। तो कई लोगों को जैसे जो प्रॉब्लम आती है कि हमको नहीं पता कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करें? इस कॉन्टेक्स्ट में क्लास बनाएँ कि इंटरफ़ेस बनाएँ या जो बेसिक अपनी प्रॉब्लम है कि अपने को समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो ये पैटर्न समझ के आप वो थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, ऐसा-ऐसा मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका स्टैंडर्ड वे क्या है? जनरली जो स्टैंड इंडस्ट्री में जो प्रोग्रामर्स हैं, वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पैटर्न बहुत अच्छा है, आपको समझना चाहिए। इससे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपका प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिहेवियरल पैटर्न्स की। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इवेंट लिसनर्स। आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इवेंट लिसनर्स को। हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में इवेंट लिसनर्स होते हैं, जो भी जीयूआई से रिलेटेड है। उसके अलावा आप इटरेटर पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे जनरली जब अपन जावा में कलेक्शंस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर लेट्स से आप कोई ट्री यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली इस तरह के आपके पास में इटरेटर्स होते हैं कि आप लेट्स से किसी पर्टिकुलर नोड के सारे चाइल्ड्स पे इटरेट कर सकते हैं। आप लूप चला सकते हैं, इस पर्टिकुलर नोड के सारे चाइल्ड्स वन बाय वन मैं रेफर कर सकूँ और उस पे एक लूप चल जाए एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है जनरली फिर आपको एक इटरेशन फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर क्लास के साथ, ताकि वन बाय वन उस पर्टिकुलर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सको, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का डेटा यूज़ कर सको या उन इंडिविजुअल पे आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो कर सको एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये इटरेटर पैटर्न वहाँ काम आता है, जब आपको इटरेट करना होता है over all the सब एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंटेनर और अ पेरेंट क्लास। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, थर्ड ये इंटरप्रेटर पैटर्न है। ये जनरली अपन लोग छोटे प्रोजेक्ट्स में काम नहीं लेते, जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो। जब अपने को पता है कि मतलब जैसे जो बेस अपना फ्रेमवर्क है या जो लैंग्वेज है, वो इतना मैच्योर नहीं है या उसमें वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, जो आपको चाहिए और अगर उन फंक्शनैलिटीज़ के बिना आप काम करने जाओगे तो हो सकता है कि बहुत लंबा रास्ता लगे। तो फिर अपन इंटरप्रेटर पैटर्न यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन एक छोटी-सी नई लैंग्वेज बना देते हैं, छोटा नया फ्रेमवर्क बना देते हैं, जिसको कि ईज़िली इंटरप्रेट किया जा सके और उसमें अपन अपना प्रोग्राम लिख देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर पैटर्न। तो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन पर इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा मीडिएटर पैटर्न भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, इट इज़ आल्सो गुड। इसमें क्या करते हैं, वी प्रोवाइड अ यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस इन अ सबसिस्टम। इसमें अगर जैसे अभी मैंने बात की थी फ्लाएबल की अपन ने बात की थी, या जैसे आप जावा में काम करते हैं, तो जावा सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जावा के एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको कि जावा में अपन लिसनर्स की बात करते हैं। तो क्या होता है, हमेशा एक मेन लिसनर क्लास होती है, उसके अंदर फिर माउस लिसनर है, उसके अंदर की लिसनर है, कीबोर्ड लिसनर है, या उसके अंदर विंडो इवेंट लिसनर्स हैं एंड सो ऑन। तो जब भी अपन इस तरह के इंटरफेसेस को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक मीडिएटर हो जो कि अपने को करेक्ट इंटरफेस से कनेक्ट कर पाए। ठीक है? तो देन वी कॉल इट अ मीडिएटर पैटर्न। इसका भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल अभी मैं मेरे को नहीं दिमाग में आ रहा, आप गूगल से स्टडी करना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत रेयरली काम आती है, पर जब काम आती है तब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, आपको ये यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है? इसके अलावा कमांड पैटर्न अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। ये जनरली कम यूज़ होता है, ये तब यूज़ करते हैं जब हम क्लाउड जैसे किसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं, या फिर अपने को इस तरह की फंक्शनैलिटी देनी है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होंगे।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने एक वीडियो प्रोसेसिंग इंजन बनाया है, ठीक है? एफएफएमपीजी का नाम सुना हुआ है आप में से किसी ने? एफएफएमपीजी नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। एफएफएमपीजी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि वीडियो एन्कोडिंग डिकोडिंग के कोडेक्स मेनली डिज़ाइन करते हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हैं जैसे आप वीएलसी यूज़ करते हैं या आप फ़ोन के लिए लेट्स से एमएक्स प्लेयर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि आपका एडोब प्रीमियर प्रो है या लेट्स से ओपन शॉट है, काफ़ी सारे ओपन सोर्स वर्जन्स भी हैं। ठीक है? ये सब क्या करते हैं एफएफएमपीजी को यूज़ करते हैं वीडियो को एन्कोड और डिकोड करने के लिए मेनली। तो वो एक ऐसा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसको इससे लेना-देना नहीं है कि बाहर वाले उस फंक्शनैलिटी को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है? तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ प्लग इन आर्किटेक्चर कि आप उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करके उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे हो। तो उस केस में अपन कमांड पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एफएफएमपीजी को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेट्स से आपको किसी वीडियो फ़ाइल को एन्कोड करना है, किसी और फ़ॉर्मेट में या किसी और एन्कोडिंग फ़ॉर्मेट में, तो क्या करते हैं आप उसको कोई कमांड इश्यू करते हो। आप उसको एक वीडियो फ़ाइल का पाथ दोगे, ठीक है? और वो उस फ़ाइल को वहाँ से रीड करेगा उस फ़ॉर्मेट में, उस एन्कोडिंग में जिसमें वो एम्बेडेड है। और फिर उसको फर्दर दूसरा मतलब जो कमांड होगी उसमें आप डेस्टिनेशन फ़ाइल का पाथ भी दोगे, तो वो डेस्टिनेशन फ़ाइल में उसका जो कन्वर्टेड फ़ॉर्मेट है उसको सेव कर देगा। या फिर आप उसको सिर्फ़ ये बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर फ़ाइल है, इसको एक मेमोरी में कहीं पे लोड करके और आपको उसका लिंक रिटर्न कर दे, तो दैट कैन आल्सो बी डन एंड सो ऑन। तो इस तरह के आर्किटेक्चर जब आप बनाते हो, इस तरह के जब स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो देन वी कॉल इट अ कमांड पैटर्न। ठीक है? तो ये कमांड पैटर्न बहुत कम आता है बहुत कम काम आता है जनरली प्लगइन से रिलेटेड कोई इश्यू हो तब काम आता है। तो देन वी कॉल इट अ कमांड पैटर्न ठीक है? तो बाकी और काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती-जुलती भी होती है, काफ़ी कुछ सिमिलर भी होती है और इसके अलावा भी और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो डिफाइंड हैं पर इस लिस्ट में नहीं है। पर वो जनरली दे आर लेस यूज्ड पैटर्न्स ठीक है? और इसके अलावा होते हैं कुछ पैटर्न्स होते हैं जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वेब है। उसके अलावा कई कई सारे नेटिव ऐप्स को लेके पैटर्न्स होते हैं, जो नेटिव प्रॉब्लम्स को जैसे विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ डेवलपमेंट के लिए कुछ पैटर्न्स होंगे, जो कि सिर्फ़ विंडोज़ डेवलपमेंट के लिए ही काम आ रहे होंगे। एंड सो ऑन। तो इसके अलावा भी और कई सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। ये सिर्फ जनरल पैटर्न्स हैं जो हर केस में, हर कॉन्टेक्स्ट में काम आते हैं। ठीक है? तो ये अपन ने पैटर्न्स की बात की। आज लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अ, पर ओवरऑल आपको आज काफ़ी सारा मतलब आइडिया लगा होगा कि अपने को जो बड़ी प्रॉब्लम मिलती है, अपने को उसको ब्रेक कैसे करना है और जो अपने मेन जो प्रॉब्लम होती है कि अपने को ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। उसको लेके कुछ-कुछ हिंट मिला होगा कि अपन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अपने को बड़ी प्रॉब्लम को छोटी-छोटी में ब्रेक करना है और छोटी को ब्रेक करने के लिए अपन इन स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक स्टाइल पे बेस्ड अपन ये ब्रेकअप डिफाइन कर सकते हैं। और फाइनली अगर उस ब्रेकअप में अपने को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है जो अपने को नहीं समझ में आ रही या कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न है जो अपने को अच्छा लगता है, लेट्स से प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, पर ये पैटर्न है ये मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि इसको यूज़ करूँगा तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को मैं अवॉइड कर पाऊँगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, पर मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आए, मैं ज़बरदस्ती उस पैटर्न को यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो भी आप किसी पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको उन पैटर्न्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए।